बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी असलम वसन आपके मेज़बान लीगल एडवाइस में। नाज़रीन इकराम, अच्छे मुआशरे में रहने के लिए कानून की पासदारी करना अच्छे शहरियों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन इकराम, कानून को समझना, कानून को जानना, कानून की रिस्पेक्ट करना हर अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है, बल्कि फ़र्ज़ है। इसलिए तकबीर टीवी पर लीगल एडवाइस हम हर हफ्ते लेकर आते हैं और मेरे साथ हमारे मेहमान होते हैं सैयद सॉलिसिटर के प्रिंसिपल जनाब बैरिस्टर राशिद मसूद शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनके अलावा आज हमारे साथ काउंसलर अब्दुल रशीद जेपी साहब, जो समाजी मसाइल में माहिरीन समझे जाते हैं और वेलफेयर के कामों में माशाल्लाह उनका एक बड़ा मकाम है। आज वो भी हमारे मेहमान हैं और वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब काउंसलर चौधरी अब्दुल रशीद साहब। जनाब हसन साहब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स नाइस टू बी हियर। नाज़रीन इकराम, मैं अपने मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ और ख़ुसूसन जनाब राशिद मसूद साहब का कि ये अपना टाइम हमें देते हैं और पूरे बरतानिया और यूरोप में जहाँ जहाँ पर भी हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देखते हैं वो इनकी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी गुजारिश है कि ये 1 घंटा होता है हमारे पास और 1 घंटे में कॉल ज़्यादा होती हैं और अगर मुकम्मल, चूँकि ये हर बात मुकम्मल नहीं कर सकते, गाइडलाइन तो ज़रूर देते हैं, लेकिन आप बराए मेहरबानी इनका जो टेलीफ़ोन नंबर है वो स्टूडियो से ले लिया करें और इनको आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में मिल सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जो बात मुकम्मल समझ ना आए वो आप इनको इनके ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। सैयद सॉलिसिटर एक मारूफ इदारा है बर्मिंघम में और शाह साहब उसके प्रिंसिपल हैं और ये आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। तो शाह साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह ईद की भी तैयारी हो रही है। जी जी। और ईद के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे नाजरीन जो हैं वो कानून का ख़ास ख्याल रखें। तो नाजरीन, अपना शाह साहब, आज हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि ये जो लोग पाकिस्तान से इस मुल्क में आना चाहते हैं शादी करके या एज ए फियांसे, तो वो किस तरीके से यहाँ कानून अपना इमिग्रेशन के मसाइल से आप उनकी रहनुमाई करते हैं जी, जो लोग पाकिस्तान से एज ए फियांसे या हस्बैंड आते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि इमिग्रेशन को हम एक मसला बना के पेश करते हैं। दरअसल ये हर मुल्क का राइट है कि वो अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके जी। उन्होंने इसको इस तरह से कुछ किया होता है कि वो अपने मुल्क की इकॉनमी को भी मद्देनज़र रखते हैं और इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि समाजी लेवल पे हैं कि वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो लड़का या लड़की उधर से आते हैं वो अगर इस मुल्क में आने के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश ना कर सकें तो वो काफ़ी एक्सपेंस है इस मुल्क का। सही। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इसको समझते हैं कि 18,600 का, जैसे हम हर दफ़ा हमें एक सवाल होता है जिसमें लोग कहते हैं कि ये एक मसला है। दरअसल ये मसाइल जो हैं ये इसलिए उन्होंने हमें जिस तरह नज़र आ रहे हैं एक मसले के तौर पे, वो इसलिए उन्होंने इसको एक कंडीशन बनाया है कि अगर आप 18,600 की इनकम होगी आपकी तो आप आसानी से इस मुल्क में रह सकते हैं। बहरहाल आम ज़ुबान में जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप अपने किसी खावन या बीवी को लाना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही है कि 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए।
दूसरा ये है कि आजकल उन्होंने इंग्लिश की भी एक रिक्वायरमेंट की हुई है, वो भी ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में आपको अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो टेस्ट देना पड़ता है। और इसके अलावा मेडिकल की भी जैसे रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें अगर फुलफ़िल होती हों और ये है कि आपकी इंटेंशन टू लिव टुगेदर हो, वो इस सेक्टर को भी काफ़ी गौर से देखते हैं कि क्या वाकई ये मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में रहना चाहते हैं। शुक्रिया शाह साहब। मेरे साथ एक कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके पैनल को मेरा सलाम। जी कौन साहब आपको? जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मैनचेस्टर से बशीर बात कर रहा हूँ। जी बशीर साहब, क्या सवाल है आपका? तो मेरा ये सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान से फियांसी को बुलाना हो तो कौन सा आसान तरीका होगा यहाँ उसकी सेटलमेंट के लिए, या उसे शादी करके या फियांसी का वीज़ा लेकर यहाँ पर आकर शादी हो सकती है तो उसे वीज़ा मिल जाता है? जी, दरअसल दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है उधर से वीज़ा लेने के लिए, लेकिन जो फियांसी है उसका ये है कि वो इधर जब इस मुल्क में आ जाते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर इधर शादी करनी पड़ती है और शादी करने के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो सेम है दोनों सूरतों। वो तो ठीक है। एक वो समझ लगी, तो पता करें जो फियांसी का वीज़ा है वहाँ से मिल जाता है, कितनी देर में लगता है वीज़ा मिलता है? या एग्जैक्टली सेम है। वीज़ा मिलने का जो भी वक्त है, अगर पाकिस्तान में आजकल लेट्स से कि 3 महीने हैं तो शादी वाले का भी वही हिसाब है और मंगेतर का भी। हर मुल्क में दरअसल ये डिपेंड करता है कितना क्यू है। मसलन इंडिया में कभी जल्दी हो जाता है, कभी पाकिस्तान में जल्दी हो जाता है, तो उसमें कोई ऐसी फिक्स टाइम में वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे, या ऐसी बात नहीं वो ना मानते हो कि ये फियांसी नहीं हो सकती? या कोई ऐसी कोई रुकावट डाल दें इमिग्रेशन ऑफिसर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, वो रुकावट शादी में भी डाल सकती है अगर उनको कोई ऐसा शक है कि ये शादी जेन्युइन नहीं है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क में दाखिल होना है यूनाइटेड किंगडम में, तो वो ऑब्वियसली जो बॉर्डर कंट्रोल है, जो फॉरेन ऑफिस का स्टाफ उधर है, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करता है। जी, तो दोनों में से कौन सा आसान तरीका है? देखें, इसमें कोई आसान की बात नहीं है। इस बात को आप समझें कि जो हकीकत है उसको आप फॉलो करें। अगर वो मंगेतर है तो एज ए मंगेतर बुलाएं और शादीशुदा है तो एज ए शादीशुदा। ठीक है जनाब, शुक्रिया। बशीर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लीगल एडवाइस का प्रोग्राम आप तकबीर टीवी पर देख रहे हैं, और अगर आपको किसी किस्म के भी कानूनी मसाइल का मशवरा चाहिए तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। किसी किस्म का भी कानूनी कोई मसला हो, मशवरा लेना चाहें तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। और आज हमारे पास साथ जनाब काउंसलर अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, जो समाजी मसाइल से बड़ी वाकफ़ियत रखते हैं। तो आप चले आएँ और लाइव कॉल कर सकते हैं। जी मेरे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं बर्मिंघम से ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी भुपिंदर पाल सिंह। जी भुपिंदर जी, वेलकम ऑन तकबीर टीवी। आपका क्या सवाल है जी? मेरा सवाल जो है, मैंने ना ह्यूमन राइट पे केस लगाया था, नेरली 2 साल हो चुके हैं जी। तो मेरा वो केस था वो रिफ्यूज़ हो गया, फिर मैंने जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया जी। अभी उसको पिछले साल नवंबर में लगा हुआ था मेरा ये केस जी, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जी शाह साहब। अच्छा तो देखें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे क्या मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दरअसल इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि मेरा ह्यूमन राइट्स का केस था एक्सक्यूज़ मी, जो रिफ्यूज़ हो गया और उसके बाद आपने जुडिशल रिव्यू कर दिया। जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले काफ़ी कुछ हो सकता है, और जो आपके सवाल की नोयत है उसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि जुडिशरी जो है वो काफ़ी हाई लेवल की चीज़ है। जब जजेस किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं तो वो अपने वक्त में करते हैं। ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम जज को कई वजह से कह सकें कि आप इस पर जल्दी करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि केसेस क्लास एक्शन होते हैं, जैसे कि आप जैसे बहुत से लोगों ने हो सकता है उस किस्म का केस किया हो, और वो ट्रेजरी सोलिसिटर्स जो कि होम ऑफिस के सोलिसिटर्स हैं, वो हो सकता है कि कह रहे हों हाई कोर्ट क्योंकि ये सारे केस एक जैसे हैं, लिहाजा इन सब के ऊपर हम जब जवाब दे दें तो इसको इकट्ठा सुना जाए।
ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन आम अगर आप जुडिशल रिव्यू डालते हैं तो मैं उसका जवाब ये दे सकता हूँ कि तकरीबन 6 हफ्तों में जज पेपर्स के ऊपर फ़ैसला यूजली कर देते हैं। उसके बाद अगर अलाउ हो जाती है तो फिर उसकी एक ओरल हियरिंग लगती है। अगर अलाउ नहीं होती तो फिर आपके पास हक होता है उसको रिव्यू कराने का ओरली। ठीक है जी, शुक्रिया जी। भूपिंदर साहब, आपको जवाब मिल गया है। अगर नाज़रीन इकराम, आप याद रखिए कि आप इनका नंबर जो है वो स्टूडियो से ले सकते हैं और डायरेक्ट सैयद सॉलिसिटर को रब्ता कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? अहमद अरबी से बोल रही हूँ। जी जी, क्या व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैंने वकील से बात करनी है। मैं पूछना था कि अगर कोई Yes, he is listening. आए और यहाँ पे शादी कर ले तो कुछ हो सकता है उसके लिए? उनका क्या स्टे है उन साहब का जो इधर आए हुए हैं? वो विजिटर पे आई थी 6 महीने के लिए, फिर हमने शादी यहाँ पे कर दी है। तो फिर हमने वकील को केस दिया था, तकरीबन 2 साल हो गए वकील को दिए हुए। तो पहले हमने शादी की बिना पे किया था तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर हमने सालम किया है तो उन्होंने हमें एक और राइट दिया अपील करने के लिए। तो आगे कुछ हो सकता है? आपके बच्चे हैं कोई? नहीं। अच्छा, देखें सिचुएशन को इस तरह है कि जैसे आपने कहा कि शादी कर सकते हैं, शादी कोई भी कर सकते हैं। स्टे जो है विद इन रूल्स नहीं हो सकता, इसलिए होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया होगा। कोई साहब अगर विज़िट के दौरान कर लें तो उनको स्विच करने का, अपने वीज़े को ट्रांसफ़र करने का हक वो राइट नहीं है। हाल बता ह्यूमन राइट्स में ये उसको हक हासिल है कि वो उसको ट्राई कर ले। और अपील का हक अगर वो ओवर स्टे था तो अमूमन नहीं दिया जाता, वो भी आप चैलेंज कर सकते। के दौरान नहीं किया, जब उसकी स्टे थी ना, वीजा वालिद था, तो फिर उनको अपील का हक दिया गया होगा लाजमी। जी, अपील की थी ना, तो अपील में कहा कि वो फिर अपील कर सकती है कि जो सालम वाला था वो भी उन्होंने। अजाइलम जो है मुझे वैसे समझ नहीं आ रही किस बिना पे किया, क्योंकि अजाइलम में भी वकील ने किया था। जी जी, वकील नहीं करता, आप उसको कहते हैं तो वो करता है ना। अजाइलम तो आपका है ना। पूछी थी, उसने बताया तो हमने किया। जी, एडवाइस आपने ली उनसे। देखें, हो सकता है कि उनके ऐसे फैक्टर्स हों कि उनको कोई ऐसा ख़तरा हो अपने मुल्क में, क्योंकि अजाइलम जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत कंसिडर होता है। क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स है रेफ्यूजीज़ के, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन या यूरोपियन कन्वेंशन उसको कवर करती है। तो वो आपका वकील ज़्यादा बेहतर जानता है, उनको उनके हालात पता होंगे। तो ऐसा है कि अब अजाइलम में ऑब्वियसली आप भी उसका फैक्टर हैं कि अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं इकट्ठे रहते हुए। अगर बच्चे हो जाएं तो और ज़्यादा राइट्स बन जाते हैं। 2 साल इकट्ठे रह रहे हैं पर अभी बच्चे नहीं हैं। जी, वो जब अजाइलम अपने मेरिट पे कंसिडर होगा और अजाइलम के साथ साथ वो आपका रिलेशन भी बाद में जज के पास अख्तियार है कि कंसिडर करें। ठीक है जी। जी लेडीज, थैंक यू वेरी मच। यू कैन कॉल डायरेक्ट इनटू द ऑफिस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। जी, नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। सिद्रा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा स्पाउस वीजा है जो 27 माह का लगा है जी, और 9 जुलाई से पहले लगा है जी, और 3 मार्च 2015 को अभी एक्सपायर हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इतने ड्यूरेशन में कितनी देर आउट ऑफ यूके रह सकती हूँ कि मेरी इंडेफिनिट पे असर ना पड़े। जी, दरअसल आपको 24 महीने इस मुल्क में रहने की ज़रूरत है। दरअसल पहले ये 24 महीने का वीज़ा देते थे 2 साल का, अब ये 27 महीने का इसलिए देते हैं कि अगर आप इस दौरान में मुल्क से बाहर जाना चाहें तो कम से कम चले 1 महीना 2 महीना रह आएँ। तो जो इसकी जो एक बड़ी अहम जो है शेक या जूस क्या कहना चाहिए इमिग्रेशन का, वो ये है कि 24 महीने आपको इस मुल्क में रहना ज़रूरी है। तो आप ये मेक श्योर करें कि जब आप वापस आएँ और इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें तो आपके 24 महीने यूके में बनने चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि यहाँ पर जो एडवाइस है वो मुख्तसर दी जा सकती है, डिटेल से तो बात नहीं हो सकती। तो आप प्लीज़ काइंडली
शाह साहब का नंबर जो है वो स्टूडियो से हासिल कर लें और जी उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है जी, व्हाट्स योर नेम? माय नेम अली खान। वली खान? अली खान जी, अली खान लंदन से बात कर रहा हूँ। मैं स्पाउस वीजा पे आया था, नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है अप्रैल में। अभी तक मेरे को होम ऑफिस से जो है ना जो सेरेमनी होते हैं उसका डेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जरा प्लीज इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि जब ये आ जाए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई के लिए, और कितना रिक्वायरमेंट्स और फीस वगैरह जरा प्लीज डिटेल में बता देना, बड़ी मेहरबानी। आपने अप्लाई कर दिया हुआ है ना नेशनलिटी का? मैंने नेशनलिटी के लिए की अप्रैल में, मगर उसके बाद जी नेशनलिटी आप अप्लाई कर चुके हैं, उसकी फ़ीस आप दे चुके हैं। अब ये है कि उनका जो डिले है उसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, ये हर साल में मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। आपका जो चेक था वो कैश हो चुका है जो आपने भेजा? जी कैश हो चुके हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई है उधर से? जी कब का आ चुकी है, मगर वैसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अमूमन जब आपको वो ख़त लिखते हैं ना एक्नॉलेजमेंट, तो उसमें लिख देते हैं कि इसमें कितना लाइकली है, कितना डिले लाइकली है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये ज़्यादा टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप एक ख़त उनको लिख सकते हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचा है मेरा ख़त जो केस है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है एनी टाइम आपको आने वाला होगा उधर से लेटर कि भाई आपका अप्रूव हो चुका है। यूजुअली आजकल जो सिटी काउंसिल है ना, उधर से भी ख़त कई दफ़ा आ जाता है डायरेक्टली, बजाय इसके कि आपको उधर से आए होम ऑफिस से। वो सिटी काउंसिल को पहले भेज देते हैं, सिटी काउंसिल वाले आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट देते हैं कि इस दिन आप आके हलफ उठाएं। तो ये भी मुमकिन है। मेरे ख्याल में अब एनी टाइम आने वाला है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी जी नाजरीन, मैं कह रहा था कि अगर आप सैयद सॉलिसिटर का टेलीफ़ोन नंबर जो है वो स्टूडियो से हासिल कर लें तो डिटेल से बात जो है वो इनके साथ आप अपॉइंटमेंट करके बात कर सकते हैं। नाजरीन इकराम, तकबीर टीवी पर आप लीगल एडवाइस का प्रोग्राम देख रहे हैं और कोई भी आपको कानूनी मसला दरकार हो किसी किस्म का भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मैं जनाब काउंसलर रशीद साहब जी कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं ब्लैकपूल से बोल रहा हूँ, वलीद। जी वलीद भाई, क्या क्वेश्चन है? जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास असाइलम और मुझे रेजिडेंस परमिट भी मिला हुआ है जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पासपोर्ट के लिए किधर अप्लाई करना होगा? मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ रेजिडेंस परमिट है, 2 साल हो गए मेरे पास, पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी, आपका जो रेजिडेंट परमिट है उसका दुरानिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है? 5 साल। अच्छा, आपको जो इन्होंने स्टेटस दिया था वो रेफ्यूजी स्टेटस दिया था या एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन दी थी कोई? लीव टू रिमेन ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, दरअसल उसके साथ एक लेटर होगा। अगर उन्होंने आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया था तो फिर आप ये है कि अगर अपने मुल्क का पासपोर्ट नहीं ले सकते किसी वजह से, तो क्योंकि असाइलम का मतलब यही होता है कि आपको अपने मुल्क से ख़तरा है, जो आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है उधर आपको कोई ख़तरा है, इसलिए आपने असाइलम लिया। तो फिर उस सूरत में ये है कि आप इधर होम ऑफिस से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो कि पासपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। वो आपको नेशनैलिटी का हक नहीं देता, सिर्फ एज ए रेफ्यूजी आपको वो देता है ट्रैवल करने का हक। वो आप बनाएं और उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ से आपको ख़तरा है उधर आप उस पर नहीं जा सकते। ये है उसका तरीका। नेशनैलिटी आपको 5 साल के बाद मिलेगी, बल्कि 5 नहीं 6 साल के बाद नेशनैलिटी मिलेगी। 1 साल आपको 5 साल के बाद गुजारना पड़ेगा बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने स्टे पे। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे किधर अप्लाई करना है? आई मीन इधर लिवरपूल जी, होम ऑफिस क्रॉयडन, होम ऑफिस में क्रॉयडन में एक है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूके अगर आप उस पर डालें होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो उस पर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म आप भरें और भेज दें, उधर होम ऑफिस आपको आ जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से? जी मेरा नाम वसीम चौधरी है जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। कौन चौधरी? वसीम चौधरी। वसीम जी। वसीम भाई, व्हाट इज क्वेश्चन?
जी, क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे हूँ जी टियर 2 वीजा के ऊपर जी, जिसको आप वर्क परमिट, जब नया वर्क परमिट जिसको कहते हैं जी। तो मुझे ये मालूम करना था कि क्या मैं अपने टैक्स के मामलात के लिए लिमिटेड कंपनी बना सकता हूँ? आपका किसी एक अदारे के साथ वाबस्ता है आप? हाँ जी, मैं NHS में काम करता हूँ जी। आपका वीज़ा NHS ने करवा के दिया था? जी। नहीं, आपके लिए मुश्किल है, वो आप नहीं कर सकेंगे। आप सेम पेशे में थोड़ी सी उसमें है इजाज़त कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप कंपनी बना के अलहदा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप इसको इस तरह कहना चाहते हैं कि जो आप अगर कोई लॉकम करते हैं या कोई कंसल्टेशन करते हैं उसके लिए आप कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी बारीकी है। अगर आप उसमें इतने आवर शो करें जिसकी इजाज़त है और वो एग्जैक्टली द सेम कैपेसिटी है जिसके अंदर आपका NHS में मुलाजमत है, तो शायद आपको इजाज़त मिल सके। लेकिन बेहतर है कि आप होम ऑफिस से बिल्कुल इजाज़त ले के करें, वैसे ना करें एकदम खुद बना के उसमें ना चल पड़ें। तो मशवरा ले लेना इसमें ज़रा तफसील से बेहतर है। ठीक जी है वसीम साहब, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ, निगत। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने ये पूछना था कि मैं केस हमने फाइल किया था लास्ट ईयर इस्लामिक निकाह के बेस पे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब उन्होंने कहा है कि आप वो हैबिटेशन की बेस पे दोबारा दायर करें जब आप वो 2 साल हो जाएंगे। तो अब 2 साल हो रहे हैं फरवरी में, प्लस बेबी भी ड्यू है दिस वीक। तो उसके लिए हमें 18,600 चाहिए अगर हम कोहैबिटेशन के बेस पे हम केस डाल रहे हैं होम ऑफिस। देखें, इसमें मैं आपको बताता हूँ, दरअसल आपका केस पहले ही आउटसाइड रूल है। 18,600 का मतलब है कि आप बिल्कुल विद इन रूल है हर चीज़। अब एक साहब जो हैं वो इस मुल्क में उस कैटेगरी में नहीं आते जो कि स्विच कर सकें फ्रॉम लेट्स से विजिटर से वो शादी में जा सकें, तो वो तो पहले ही आउटसाइड रूल है। तो 18,600 तो बाद की बात है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्विच कर सकता है स्टूडेंट से शादी के ऊपर, वो विद इन रूल है। उसको अगर उसने मज़ीद रूल को फॉलो करना है तो 18,600 उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। आप रूल से पहले बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं, आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स में हैं। आपका इंशाल्लाह बच्चा होने वाला है। जो ही आपका बच्चा हो जाए तो आपके हस्बैंड के पास एक नया राइट आ जाएगा। वो राइट आपको UK भी देता है और यूरोप भी देता है। चाहे आपका बच्चा ब्रिटिश होगा, उसके पास एक यूरोपियन हक भी होगा, और वो बहुत अच्छा केस हो जाएगा इंशाल्लाह। हर चीज़ खैर खैरियत से आपकी हो जाए तो फिर आपको फ़ौरन मशवरे की ज़रूरत है। आपके हस्बैंड जो ही बर्थ सर्टिफिकेट अपने बेटे का ले लें या बेटी का, तो उस वक्त वो रब्ता कर सकते हैं वकील के साथ और उनका काम हो सकता है। ये कि ओब्वियसली अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ जी, जॉब नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हाउसिंग बेनिफिट जस्ट ले रही हूँ और कोई बेनिफिट नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया कि आप रूल्स में वैसे ही नहीं है। जी शुक्रिया। सिस्टर निगत, अगर आपने दोबारा मशवरा करना है तो आप कॉल कर सकते हैं शाह साहब को। जी, नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से? हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं एलफोर्ड से बोल रहा हूँ भाई। एलफोर्ड से? हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं एलफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल क्या है? सवाल ये है, मुझे मैं इधर स्टूडेंट वीजे पर आया था जी 3 साल पहले। जी जी, टोटल इधर 2009 में आया था इधर में। जी। सवाल ये है, मेरा एक बेटा है, वो इंडिया हुआ था, वो 1 ईयर का था जब मैं इधर आया। वो अब 6 ईयर रह गया, मैं 7 ईयर का जब वो लगा सकता हूँ केस? देखें, दरअसल आजकल इसको ऐसा ही कहा जा रहा है कि जी 7 साल हो जाएं बच्चे को तो आप फ़ौरन स्टे ले सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन इसमें काफ़ी बारीकियां हैं। दरअसल इस पे एक जजमेंट एक बड़े कोर्ट ने की थी जिसमें जज साहब ने यह कहा था कि लोगों ने इस बात को मजाक बना दिया कि बच्चा इधर पैदा हुआ, 7 साल हुए और उन्होंने कहा ले जी हमारा हक हो गया। तो जज साहब ने कहा कि दरअसल इस कानून के पीछे पार्लियामेंट के जहन में कुछ और था।
या जो रूल मेकिंग बॉडी जो भी थी, अगर वो किसी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के तहत होम ऑफिस ने जो इस पे ये बात कही थी, उसका मकसद ये था कि बच्चा इस मुल्क में किसी हद तक इंडल्ज हो चुका हो कि उसके लिए वापस जाना मुश्किल हो। उसमें उन्होंने हवाला ये भी दिया कि देखें, ये जो होते हैं डिप्लोमेट्स, ये आते हैं इधर आके रहते हैं 3 साल, अपने वालिदैन के साथ वापस चले जाते हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि 7 साल में जो बच्चा इधर पैदा हुआ है वो 7 साल में अभी बिल्कुल पहली क्लासों में होता है, क्लासेस में वो जा रहा है, उसको इतना कुछ पता नहीं है। तो वो अपने माँ बाप की जो कंट्री है ओरिजिन की और जो लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है उसके वालिदैन की, वहाँ इजीली एडजस्ट हो सकता है। उस फैसले के बाद कुछ ऐसा हुआ कि होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ बच्चे लेट आए हो ना, जैसे कि 4-5 साल की उम्र में आए हैं और अब वो टीन्स में जा चुके हैं, उधर होम ऑफिस बड़ी मुश्किल से रिफ्यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना करें ट्राई, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ही 7 साल हों तो आप उसको ट्राई करें। लेकिन एट द सेम टाइम उस जज ने यह भी कहा था कि 7 साल कोई फिक्स पीरियड नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी वजह से 6 साल हुए हैं उसे, और वो इस हद तक मुआशरे में घुल मिल गया है या उसको ज़रूरत है इस सोसाइटी की, तो वो उस सूरत में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो 7, अगर आप समझते हैं कोई ऐसा रीज़न है तो 7 साल वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? 1 साल और रहता है बस। हाँ जी, नहीं 7 साल, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जज साहब ने, हाई कोर्ट के एक जज ने उस पर फैसला किया, वो इतना मुनासिब नहीं है कि आप सिर्फ 7 साल का वेट करें अगर अभी करना चाहो। सिमरन, अगर आप डायरेक्ट फ़ोन लेके इनसे बात कर लें इनके ऑफिस में तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। उस्मान? जी जी, उस्मान सरवर। कहाँ से जी? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, क्या सवाल है जी? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज के पास स्पाउस वीज़ा है जो कि 9 जुलाई 2012 से पहले के रूट पर है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी 3 मंथ्स पाकिस्तान में रह चुकी हैं और अभी फिर पाकिस्तान जा रही हैं, तो वो कितना अर्सा रह सकती हैं पाकिस्तान? देखें, उनके लिए मसला हो सकता है। अगर वो 24 महीने पूरे नहीं करती तो जब वो इधर आके इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगी तो होम ऑफिस कह सकता है कि जनाब आपको सॉरी, हम आपको 6 महीने और दे रहे हैं, साल और दे रहे हैं, इनके 2 साल पूरे करें फिर हम इंडेफिनेट देंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहूँगा कि अगर ऐसी आपको कोई जल्दी नहीं है इंडेफिनेट की फिर तो भेज दें, अदरवाइज़ वो 3 महीने से ज़्यादा और स्पेंड ना करें। अगर 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं तो अपने 24 महीनों को पूरा करके इंडेफिनेट ले के फिर जाएँ। ठीक है जी, शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं ख्वाजा रिफत बात कर रहा हूँ जी, लंदन से। जी ख्वाजा साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल ये है कि मेरे एक कज़न है, वो आ रहे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने लिया एंटरप्रेन्योर वीज़ा जी, और वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कितनी देर के बाद एलिजिबल होंगे इंडेफिनेट के लिए? मैं आपको एग्जैक्टली जवाब इसका इसलिए नहीं दे सकता कि मैंने पिछले को 3 सालों से ये काम अपने बेटे को दिया हुआ है जिसका नाम है हमजा सैयद। लेकिन जो मेरा 2-3 साल पहले का जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि 5 साल बाद वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे फ़ोन ऑफिस के नंबर पे कल फ़ोन करके, मेरे बेटे हैं हमजा सैयद, उनसे बात करें, वो इस डिपार्टमेंट को डील करते हैं जी। वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि वो 6 साल तो नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है 5 साल। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा और कहाँ से? जी मैं बहादुर बात कर रहा हूँ बेलफास्ट से। बहादुर बेलफास्ट से। जी बहादुर साहब। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी फैमिली जो है वो उसका वीजा लगा था 9 जुलाई 2012 में जी, जो कि रिस्ट्रिक्शन थी उससे पहले जी। तो लेकिन वो लोग जो है वो एक दफा रिफ्यूज हुआ था, बीच में किसी वजह से वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, तो लास्ट ईयर 2013 में दिसंबर में आए हैं वो लोग जी। इस दौरान जो है मेरी बेटी जो है वो ओवर 18 हो गई है। यहाँ आने के बाद जो है जी वो मेरा बेटा जो है वो भी इस मई में ओवर 18 हो गया, वो उन्हें एडमिशन तो मिल नहीं सके यहाँ कॉलेजेस में जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इनडेफिनिट जो हमें वीजा 15 मार्च तक मिला हुआ है, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या हमें जो है ये मेरे बच्चे जो हैं ये क्या जॉब वगैरह कर सकते हैं,
और क्या ये जो स्टूडेंट फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, अभी इन्हें एडमिशन नहीं मिल सकी क्योंकि ओवर 18 हो गए, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इतने महंगे हैं कि वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बाबर साहब, ज़रा मैं आपको रोकूंगा एक बाबर साहब मेरी बात सुने, सॉरी, मैंने शुरू में पॉइंट्स कर दिया, आप किस बेसिस पे आए हैं इधर, आपका क्या स्टे है इधर? जी मैं ब्रिटिश। आप ब्रिटिश हैं और आपने बच्चों को बुलाया है इधर? जी जी हाँ जी, वो आपके वजह से इस मुल्क में आए हैं, तो उनके पास हर हक हासिल है। रिफ्यूज क्या हुआ है उनका? नहीं रिफ्यूज हुआ था पहले, आप तो आ चुके हैं ना? अप्लाई किया था जी, आपको कोई प्राइवेट की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को हर हक हासिल है इस मुल्क में पढ़ने का, काम करने का, चाहे वो 18 से बड़े हो जाएं। अगर वो आपके बच्चे की हैसियत से आए हैं तो उनको हर किस्म का हक हासिल है, तो ये कोई फिक्र की बात सर नहीं, उसमें उनके वीजा पे लिखा हुआ है नो सोर्स टू पब्लिक फंड लिखा हुआ है ना। हाँ जी, वो उसका मकसद जो है ना, वो दरअसल ये है कि आपने स्पॉन्सर किया है उनको, तो उस पे उनको उन्होंने 5 साल का वीज़ा दिया है, 2 साल का दिया है? जी 2 साल और 3 माह का वीज़ा दिया ना। वो उसके बाद वो होगा, क्योंकि वाकई 2 साल में आप जैसे बीवी नहीं ले सकती, बच्चे भी नहीं ले सकते, तो 2 साल के बाद आप उनका कर दें इंशाल्लाह जब हो जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी मैं नसीम बोल रहा हूँ आस्को से। जी नसीम साहब, क्या सवाल है जी? जी मुझे पूछना था, मेरी मदर जो है वो इंडेफिनेट लीव टू एंटर पे आई थी 1.5 साल पहले, मार्च 2013। बेसिकली आई अप्लाइड फॉर, उनके लिए वो अप्लाई किया था डिपेंडेंट वीज़ा, लेकिन फिर उन्हें ये इंडेफिनेट ही लग गया था पाकिस्तान से जी। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो अप्लाई कर सकती है नेशनैलिटी के लिए? जी, आपकी वालदा को इंडेफिनेट इसलिए मिला कि उन्होंने उनको डिपेंडेंट मान लिया कि वो होली सोली आपकी डिपेंडेंट है, और यही रूल है उसमें जी। अब यह है कि जब उनको 1 साल हो जाएगा ना इधर, तो वो अप्लाई कर सकती हैं नेशनैलिटी के लिए। वैसे तो एक बात बताऊं कि नहीं, 1 साल उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल विदाउट, नहीं सॉरी 1 सेकंड, सॉरी मुझे ज़रा करेक्ट करना है। आपकी वालदा कब आई हैं? अच्छा अभी आई हैं वो इधर। हाँ जी 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 जी, उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा। नहीं मैं समझ गया हूँ। शी हैज़ टू वेट फॉर 5 years। शी हैज़ टू बी इन दिस कंट्री फॉर 5 years and 1 year without any restriction. Now she has no restriction on her, so she has to wait for 5 years. ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से जी? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम इस्मत है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड टियर 2 पर हैं, उनको 2 साल हो टियर 2 पे जॉब करते हुए, और हमें और मुझे बच्चों को 7 साल हो जाएंगे स्कूल जाते हुए इस जनवरी में जी। तो अगर ये पॉसिबल है कि हम अगले साल उसके बाद अप्लाई कर दें इंडेफिनेट के लिए, या हमें पूरा 3 साल वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि टियर 2 पे 2 साल हो चुके हैं। बच्चों को 2 साल हुए हैं इस मुल्क में? नहीं 7 साल हो गए हैं, स्कूल जाते हुए जनवरी में हो जाएंगे, जो अभी आ रहा है 2015 में। हाँ जी, तो आप इधर किस बेसिस पे हैं? कोई असाइलम किया हुआ है आपने या? नहीं टियर 2 के हम, मैंने बताया अच्छा टियर 2 मैं वो दरअसल आवाज शुरू में कहीं कट गई थी आपकी। अच्छा आप टियर 2 में पर हैं और 2 साल हो गए हैं। 2 साल जी या 7 साल, मैं समझा नहीं। 7 years? उससे पहले क्या था? हम लोग स्टूडेंट वीजे पर थे। अच्छा पहले स्टूडेंट थे जी, टियर 2 से पहले स्टूडेंट वीजे पे थे, तो उसके बाद टियर 2 को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें 7 साल जनवरी में हो जाएंगे, यानी बच्चों को स्कूल जाते हुए 7 साल हो जाएंगे, और एक मेरा बेटा भी अगले साल 7 साल का हो जाएगा, मतलब वो यहीं पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके बच्चों को हक हासिल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि होम ऑफिस इस चीज़ को असेस करेगा कि आप लोग जैसे डिप्लोमेट्स इस मुल्क में आते हैं, बच्चों के साथ अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, आप क्यों वापस नहीं जा सकते, और अगर आप वापस जा रहे हैं तो बच्चे आप लोगों के साथ क्यों नहीं जा सकते। इस किस्म की असेसमेंट है आजकल। अब मैं उसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता कि FM ये है और EX ये है। नंबर आपने कहीं देखे होंगे, आजकल पढ़े लिखे लोग काफ़ी नॉलेज रखते हैं इमिग्रेशन का, लेकिन मैं आम ज़ुबान में, ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके, मैं ये बता रहा हूँ। आसान नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन और कहाँ से? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहब और कहाँ से? मैं लंदन तो बोल रहा जी, नसीम खान। जी नसीम साहब, क्या सवाल है? लंदन से बोल रहे हैं नसीम खान। जी जी सवाल करें जी। ऐसा है, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ जी जी। और मैं मेरी जो किसी को मैं बच्चा अगर देना चाहता हूँ, जैसे इधर और बच्चा इधर लंदन में किसी को मैं देना चाहता हूँ, अडॉप्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को की कार्रवाई करनी चाहिए? देखें मोहतरम, उसके लिए ये है कि जो साहब हैं उनको ऑब्वियसली इधर एक फैमिली लॉ के वो कानून में आती है बात, उनको एक कोर्ट में इधर केस डालना पड़ेगा और उसमें ये है कि सोशल सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और एक कोर्ट का अदारा है जो कि सोशल सर्विस पे ही बेस करता है, कैफ उसको कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये इतना आसान नहीं है किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, वो एप्लीकेशन काफ़ी वक्त ले लेती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि अक्सर लोग अपने बच्चों को अबैंडन करके वापस चले जाते हैं, उस सूरत में फिर कोई चारा नहीं होता, इजी हो जाता है कोर्ट्स के लिए उस बच्चे को जिसके पास छोड़ा हो लोगों ने, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर इसको आप प्रोसेस चलाएंगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसके लिए। जी जी जी, आप शाह साहब का नंबर लेके डायरेक्ट इनके ऑफिस में बात कर लें, ये ज़रा डिटेल में बात हो जाएगी। जी नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं नवाज बोल रहा हूँ लुटन से। जी नवाज साहब, क्या सवाल है? मैंने शादी की है वो यूरोपियन यूनियन EU की लड़की से। जी 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 बात करें। सर मैंने ये सवाल पूछना है कि वो मेरे पास 5 साल का वीजा है अभी जी। तो मुझे 3 साल हो गए, तो मेरा एक बच्चा है यहाँ पर, मैं कब मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? देखें उस वीज़े पे तो आप 5 साल बाद ही कर सकते हैं, ठीक है? और 5 साल बाद? अच्छा हाँ जी, जो 5 साल बाद आप अपना अप्लाई करें। अगर किसी वजह से शादी टूट जाती है तो फिर भी फिर ये है कि वो उसको थोड़ा डिफरेंट कहा जाता है, उसको रिटेन राइट्स ऑफ रेजिडेंस कहा जाता है। यूरोपियन जो है, अगर उनके जो जैसे डिपेंडेंट है, आप शादी उस खामद है उनके, अगर आपका रिश्ता टूट जाता है तो फिर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स तरीके से होनी, या तो वो आपको छोड़ के चली जाए वापस अपने मुल्क, या ये है कि वो डिवोर्स आपसे प्रॉपरली कोर्ट के ज़रिए ले ले, तो उस सूरत में ये है कि आप अप्लाई अभी कर सकते हैं इंडेफिनिट। जी शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं पहले भी बात कर रहा था, बेलफास्ट से बात कर रहा हूँ, मैं शायद अपना क्वेश्चन सही तरह पुट नहीं कर सका, काइंडली अगर मैं आपको ये सवाल जल्दी से बता जी सकूं। मैं समझ गया। आप वो एजुकेशन की बात कर रहे थे, एजुकेशन इस मुल्क में फ्री है बच्चों के लिए। नहीं मुझे मैं ये वो कहना चाह रहा हूँ कि मैं शायद सवाल आपको सही तरह पुट नहीं कर सका। जी मैं फरमाइए। ये बताना चाह रहा था आपको कि भी वो जुलाई 2012 में हमने अप्लाई किया था और दिसंबर 2013 में उनको वीजा मिला था। वो लोग दिसंबर में ही मेरे पास आ गए थे। इस दौरान जो है मेरी बेटी ओवर 18 हो गई और जब यहाँ आके हमने बच्चों के स्कूल एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया तो वो क्योंकि बेटा 17 का था, उसको भी नहीं मिल सका एडमिशन और बेटी को भी नहीं मिल सका एडमिशन। जी जी। तो अभी हमने जो है 2015 से पहले इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। अब वो ओवर 18 हो गए, बेटा भी और बेटी भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडेफिनिट अप्लाई करने के लिए क्या उनका स्टूडेंट होना जरूरी है और क्या वो जॉब मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी देखें, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर बच्चे जो हैं 21 के हों और पढ़ रहे हों तो वो वाकई आपके डिपेंडेंट समझे जाते हैं, लेकिन बच्चे अगर इंडिपेंडेंट हों, ख़ास तौर पर शादी हो चुकी हो, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं और अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको फिर भी स्टे मिल जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप उनका इकट्ठे अप्लाई करें अपनी वाइफ का और बच्चों का, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। आप डायरेक्ट फ़ोन भी इनको कर सकते हैं इनके ऑफिस में। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब और कहाँ से?
मैं सनी बोल रहा अपने स्कॉटलैंड तो जी। जी सनी साहब क्या सवाल है? हाँ जी सवाल मेरा ये, मैं अपने स्पाउस वीजे लिए थे लगाया सी केस अपना, सो मेरा केस रिजेक्ट हो गया, सो आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। ओके। सो मैं ये पूछना सी लाइक आगो पासपोर्ट, सो मैनू की चाहिए आगो पासपोर्ट एंड आगो टिकट, सो व्हाट नीड एल्स, कैन यू टेल मी व्हाट नीड एल्स? वापस जान आस्ते? हाँ जी वापस जान ले की चाहिए, पासपोर्ट भी मेरे को हैगा और टिकट भी मैं बुक कराई हुई है, सो किसी ਨੂੰ यूके ਬੋਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी हाँ जी, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ? हाँ जी हाँ जी वकील मैं ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ? हाँ जी ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? और फिर उतों तुसी नवा पासपोर्ट ते अप्लाई कर सकते हो उतों लैके। शुक्रिया जी, थैंक यू सनी साहब। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? जी कौन साहब और कहाँ से? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ जी। किधर से जी? रिजवान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शाह साहब बात कर रहे हैं, मशवरा लेना था जी। बात शाह साहब सुन रहे हैं, बात करें जी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने कहा चले मैं भी मुस्तफीद हो जाऊँ आप लोग के मशवरे से। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। शाह साहब मैं 2001 में आया था, मैंने असाइलम किया था, मगर उसके बाद फिर मैंने 4-5 चक्कर में लगा चुका पाकिस्तान जाने की, और फिर उसके बाद 2008 में जो है ना हमने लेगेसी किया था। मैं पिछले 7-8 साल से यहाँ पे मुस्तकिल रह रहा हूँ। मेरी वाइफ भी आ गई थी और मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ता है, वो भी 8 साल का हो गया है। जी बात करें। तो अब पूछना ये था कि हमने जो है ना अभी हमने केस डाला हुआ बच्चे का भी, कि अब होगा क्या? वो देखें पहले तो आपने ये बात कही कि आपने अजाइलम किया था और फिर अब आते जाते रहे, वो मैं समझ नहीं सकता। अजाइलम करके कैसे आते जाते रहे आप? बहरहाल अच्छा देखें बात सुने, जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप आए, पहले आपने इरादा किया था शुरू में, लेकिन फिर आप बच्चों को लेके दोबारा आए। अब ये है मुतवातर अगर 8 साल से इधर रह रहे हैं तो वो पुराना तो नहीं शुमार होगा उसमें जब आप आए थे और चले गए। अब अगर आपके बीवी बच्चे आपके साथ हैं उसमें आप ज़रूर केस डाल सकते हैं। अच्छा पिछले 8 साल से जो है ना लेगेसी का हमने डाला हुआ, और बच्चे का भी अभी हमने अप्लाई किया है कि भाई वो 4th क्लास में पढ़ रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा था, वो कह रहे थे कि आप वेट करें। मेरे ख्याल में वो केस एश्योरेंस टीम एक है लिवरपूल में, केस एश्योरेंस टीम है। आप उनको लेटर लिखें कि क्या आपका केस उधर पेंडिंग है अभी कुछ, क्योंकि कुछ केसेस लेगेसी के अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। ये आप अपने वकील को कहें, अगर आप हमारी खिदमत चाहते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन केस एश्योरेंस टीम को लिखें। जी नेक्स्ट कॉलर। अच्छा मैं एक रहनुमाई लेना। अच्छा चलो जी नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कौन साहब और कहाँ से? मैं नदीम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी नदीम साहब क्या सवाल है? जी सवाल ये है कि मैंने अपने भाई के लिए स्पॉन्सर किया था विजिट वीजे के लिए, ठीक है। उन्होंने वीजा का जो है रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसमें जो अपील का राइट है वो बहुत लिमिटेड किया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉ चेंज हो गया, आजकल बहुत लिमिटेड देते हैं, बिल्कुल अपील नहीं देते भाई वगैरह के लिए। जी लॉ आजकल चेंज हो चुका है, जैसे पहले अपील का हक था रिलेटिव्स को उस तरह नहीं है, और कई दफ़ा वैसे भी सस्ता पड़ता है आपको कि अगर उनमें कोई खामी रह गई थी उन केसेस में तो आप वो खामी को पूरा करके दोबारा नई एप्लीकेशन डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा वो नई एप्लीकेशन के लिए कितना वेट करना पड़ता है रिफ्यूजल के बाद? ऐसा कोई उसमें नहीं है, उसमें से कोई पॉइंट हमेशा हम निकाल लेते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ठीक है शुक्रिया। अच्छा मैं एक गाइडेंस के लिए, क्योंकि हमारे पास बेनिफिट था चौधरी रशीद। अच्छा जी कॉलर नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं अली बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड से। जी अली साहब क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये कि मैं यूके नेशनल हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं पाकिस्तान में जी, और मैं उनको बुलाना चाहता हूँ परमानेंट वीजे पे। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी फीस कितनी है, वीजा फीस, टाइम कितना लेते हैं? आपकी वाइफ और बच्चे हैं
सिर्फ 3 बच्चे हैं, वाइफ नहीं है, वाइफ होती है। अच्छा, देखें बच्चे आपके कब पैदा हुए थे, आपके ब्रिटिश होने के बाद या पहले? नहीं, पहले के हैं। अच्छा, पहले के। हाँ, फिर वो ब्रिटिश नहीं है। देखें बच्चों के लिए रूल जो है वो यही है कि आप उनको ऑब्वियसली आप पहले तो ये प्रूफ करेंगे, आप अपना निकाहनामा दिखाएं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, पहले आप प्रूफ करेंगे कि वो आपके बच्चे हैं। उसके बाद ये है कि आप ये बताएं कि आप इस मुल्क में क्या करते हैं, आपके पास अकोमोडेशन है, आप उन बच्चों को कर सकते हैं इधर अफोर्ड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वजह यह है कि जो यूके है ये सिग्नेटरी है एक चाइल्ड रिलेटेड कन्वेंशन का, कि जिसके मुताबिक ये बच्चों के मामले में बहुत डरते हैं कि किसी मुल्क से बच्चे ले ना आए गलती से, क्योंकि वो फिर इस मुल्क के लॉ के मुताबिक बच्चे वापस भी करने पड़ सकते हैं, तो वो चाइल्ड अबडक्शन में आ जाते हैं कई दफ़ा। बात की पूरी तफ्तीश करें कि वाकई आपकी जो वाइफ है वो फौत हो चुकी हैं। तो ये है कि बाकी प्रोसीजर यही है कि आप अपनी इधर से इनकम और अकोमोडेशन बताएंगे और उनकी एप्लीकेशन डालेंगे तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा और कहाँ से? मैं हुसैन बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी हुसैन साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरा एक बेटे के लिए 10 इयर्स रूल में मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके लिए कितना टाइम मांगता है? सॉरी, जरा आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं 10 इयर्स रूल का मेरा बच्चा चाइल्ड 10 ईयर मेरा बच्चा के लिए अप्लाई किया था। जी जी, बच्चा की क्या उम्र है? अभी तो 11 हुआ, ये इधर बॉर्न हुआ ये मुल्क में। अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप 11 इयर्स। तो मेरा केस था एसाइलम केस, वो रिफ्यूज हो गया, तो मेरा बच्चा तो 11 इयर्स हो गया। तो आप ऐसा करें, अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया। आप अपने बच्चे की पहले नेशनैलिटी अप्लाई कर दें, वो ज्यादा बेहतर। मेरा सोलिसिटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हाँ किया। हाँ, वही रजिस्ट्रेशन एज ए चाइल्ड नेशनैलिटी। उसके लिए कितना टाइम मांगता है एक्चुअली, ये जानना चाहता हूँ। बस अब डाल दें आप उसकी। वो डाल दिया मैंने, अभी 3 महीना हो रहा है, और कितना दिन जाएगा? बस और चंद महीने लग जाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई फिक्र नहीं। हो जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कौन सा और कहाँ से? जी मैं सईद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। सईद साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अच्छा जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने टियर 1 जनरल अप्लाई किया था। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहता था। कौन सा? आनी चाहिए अब आवाज़। अब आ रही है। जी जी, बात करेंगे सही साहब। क्विक क्वेश्चन है, दोस्त ने टियर 1 जनरल अप्लाई किया 2011 में, उसे इमरजेंसी पाकिस्तान जाना पड़ा तो वापस चला गया। केस का फैसला बाद में आया जो कि रिफ्यूज हो गया। अपील के लिए सोलिसिटर को दिया, लेकिन उस अपील फिर फाइल नहीं हो सकी क्योंकि कॉस्ट काफी थी उससे। अब उसके डॉक्यूमेंट्स सोलिसिटर के पास पड़े हुए हैं, पासपोर्ट, वो कैसे पासपोर्ट उसको वापस भेजा जा सकता है? आपके कोई साहब इधर किस बेसिस पे आए थे? वो उसका स्टूडेंट था, फिर टियर 1 जनरल की। अच्छा, वो वापस चले गए हैं? वापस चले गए हैं वो? जी हाँ जी, वो वापस। अच्छा, वो ऐसा है कि पासपोर्ट जो है ना, वो वकील को भी नहीं भेज सकते और आपको भी नहीं। जब बंदा इस मुल्क में ना हो ना, तो वो सिर्फ एम्बेसी को भेज सकते हैं। आप ऐसा करें कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ये कहें कि वो उनको ख़त लिखें कि मुझे पासपोर्ट वापस चाहिए, तो वो फिर आपकी जो कंट्री है, अगर पाकिस्तान है जैसे, तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी को भेजेंगे, आपको नहीं देंगे। ठीक है, शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहब और कहाँ से? जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? अली बोल रहा हूँ जी, मैनचेस्टर से। जी अली साहब, क्या सवाल है? जी जी, मेरा सवाल है कि हमने ना फैमिली ने ILR अपना अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 1.25 माह हो गए जी। तो अभी किसी इमरजेंसी के सिलसिले में मुझे पाकिस्तान एक एप्लीकेशन जो है ना, वो पाकिस्तान हम अपनी एक एप्लीकेशन वापस लेना चाह रहे हैं उसमें से। जी, वो एक मेन बंदे की है या डिपेंडेंट की है? नहीं, मेन की नहीं, दूसरी की है, डिपेंडेंट की है। वो वापस जाना चाह रहे हैं, वो जो डिपेंडेंट है। जी जी, तो उसका कोई वापस लेने का क्या तरीका है, और इसका कोई असर जो है वो फैमिली के बाकी केस पे तो नहीं पड़ेगा? आपका ILR किस बेसिस पे था? अच्छा, जनरल था। जनरल अच्छा जी,
देखें, नहीं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई वैलिड रीज़न है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, उसमें कोई कोर्ट केसेस हैं, उनके हवाले से जाना पड़ रहा है। नहीं, इसमें आपके वो क्या हैं, क्या बच्चे हैं या वाइफ हैं? कौन? जो मेन एप्लीकेंट है वो इधर ही है, डिपेंडेंट जो है ना वो वापस जाना चाह रहा है। उसका देखें, बात सुने, आप थोड़ी सी लिमिटेड बात कर रहे हैं और वह बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, चीज़ें होती हैं कई दफ़ा। आप ऐसा करें, मेरा नंबर ले लें, ये जो ही ख़त्म होता है टीवी तो उसके बाद आप मुझे प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर लें, उसका एग्जैक्ट रीज़न मैं जानना चाहूँगा और फिर आपको बता सकता हूँ। कोई केस लॉ एकदम कोर्ट करके थ्रो नहीं किया जा सकता जब तक कि वो गिवन सिचुएशन जो है उसके साथ मैच करती हो। ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लीगल एडवाइस का प्रोग्राम देखा। मैं अपने मेहमानों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। चौधरी रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़े आपको रोकूंगा, वक्त है कोई 2 मिनट या जल्दी जल्दी जो जी। मैं दरअसल पूछना चाहूँगा चौधरी रशीद साहब को कि आजकल जो वेलफेयर लॉ है, मुझे पता है आप इस कैपेसिटी में बात नहीं कर सकते, आप काउंसलर हैं, कि आजकल इन्होंने लिमिट कर दी है 500 पाउंड हफ्ते का फैमिलीज़ के लिए। हमारे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि बेनिफिट जो ले रही हैं फैमिलीज़, वो सिर्फ 500 पाउंड तक ले सकते हैं, जिस वजह से हाउसिंग बेनिफिट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्योंकि काउंसलर हैं तो आपको बहुत लोग लिखते होंगे इस बारे में, तो इस पर क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या लोगों को रहनुमाई हो सकती है। मैं आपकी पोजीशन को समझते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सोशल काम करते हैं, कि इदारों के साथ वाबस्ता हैं, अगर कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दे सकें कि जो लोग बहुत मजबूर हैं वो क्या कर सकते हैं इस बारे में। शाह साहब, पहली बात तो ये कि जहाँ तक वेलफेयर बेनिफिट्स का ताल्लुक है, मैं भी आपकी तरह मैं आई यूज्ड टू मैनेज ए सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, और वहाँ हम ये वेलफेयर राइट्स का सिलसिला करते थे। तो लेकिन जब मैं लॉर्ड मेयर बना 2008 में, तो सिंस देन lot of new legislation has come in, and I'm not sure, exactly what the problem is. आजकल प्रॉब्लम है कि 500 पाउंड मैक्सिमम हो गया बेनिफिट, तो उस वजह से लोगों के रेंट कम कर दिए हैं काउंसिल ने, सब ने कर दिए हैं। तो उस पर कोई हमने निकालना है एज ए वकील कि भाई कुछ मदद हो सके लोगों की। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बहुत खिदमत हैं और बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ बैठने का। आपको शाह साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी दिन अगले जुमेरात को 8 बजे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब के लिए अपने मेज़बान चौधरी असलम वसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।